नमस्कार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस नोटिफिकेशन में ये बोला है कि हम लोग 474 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी स्टेनो एंड पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के लिए। ये नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया है और कुछ ही पल के बाद में इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको जानना जरूरी है। हम लोग मोटे तौर पर बड़े बड़े पॉइंट पढ़ लेते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कराऊंगा, क्योंकि इस बार कुछ नए पॉइंट्स ऐड किए गए हैं और कुछ नई चीजें इसमें दिखाई गई है जो आपको आने वाले टाइम में दिक्कत कर सकती हैं। तो उससे पहले इसको समझ लेना, नहीं तो आपको बड़ी सी गलती हो सकती है, उसको आपको रोकना है। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर सारी चीजें बताऊंगा। उससे पहले ये सीईटी में आ रहा है या नॉन सीईटी में, तो अभी तक आपने इसका नोटिफिकेशन नहीं देखा तो ध्यान रखना ये नॉन सीईटी में है, लेकिन जो स्टेनो काफी टाइम से कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सबसे पहली बात यह है कि 26/2/2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें उन्होंने बोला शीघ्र लिपि और निजी सहायक ग्रेड सेकंड के लिए ये संयुक्त सीधी भर्ती होगी, जिसमें शासन सचिवालय में शीघ्र लिपिक की जरूरत है, स्टेनो की जरूरत है, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 194 और अगर अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो उसमें कोई भी पोस्ट नहीं दी गई है। राज्य के अधीनस्थ विभाग या कार्यालय में की बात करें तो पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की जरूरत है, जो 257 पोस्टों के लिए इसके लिए बुलाया गया गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए। अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो 23 और टोटल मिला के 280, ऐसे करते हुए 274 पोस्ट के लिए इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाली है। अब आगे क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना, ये एसएसओ से लॉगिन करना होगा। अब जो एसएसओ है वहां पर आप लॉगिन कर सकते हो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, ध्यान रखना। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन में काफी लोग गड़बड़ करते हैं। अगर आप खुद से फॉर्म भर रहे हैं तो ध्यान रखना काफी चीजें गड़बड़ हो सकती है, या किसी से भी फॉर्म भरवा रहे हो तो ध्यान रखना, अपने आंखें खुली रखना, यहां गलती होने की ज्यादा गुंजाइश है। लेकिन फिर भी बोर्ड आपके लिए थोड़ा सा नरम हुआ है, उसको आपको जो भी अगर दिक्कत हो जाती है तो करीबन 7 दिन का आपको फेवर दिया है, लेकिन वो कब दिया है मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। अब यहाँ पर बात आती है कि जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसके बाद में आपको पेमेंट देना होगा, और पेमेंट कितना होगा, अगर आप सामान्य हैं या क्रीमी लेयर में आते हैं उसमें, या तो उसी क्षेत्र में क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आपको 600 रुपये का आपको चालान देना पड़ेगा। राजस्थान के अगर आप नॉन क्रीमी लेयर आता है, जिसमें अन्य पिछड़ा अति पिछड़ा जो भी वर्ग आता है आपका, उसमें आपको 400 रुपये देने। समस्त दिव्यांग भी होंगे उनको भी 400 रुपये यहाँ पर देने ही होंगे। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन की फीस है। उसके बाद में जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हो तो ध्यान रखना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन में जो जो आपने अपना नाम वगैरह जो भी अपने आधार कार्ड के अंदर इंक्लूड किया गया है उसको अच्छे से ध्यान से देख लेना, क्योंकि बाद में वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद में बहुत सारी दिक्कतें आएगी, ध्यान रखिएगा। अब इसमें बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट आएगा कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के रिक्तियों में, अगर आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसमें खाली जगह है तो उसके लिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासी वहां पर फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में काफी कुछ दिक्कतें भी हो सकती है, वो ध्यान रखना। अब यहां पर ध्यान रखना, अगर राजस्थान के आप मूल निवासी हैं वही अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी होने चाहिए, वही फॉर्म के लिए अवेलेबल होंगे ये अनुसूचित जो रिक्तियां हैं उसमें, है ना, जो खाली पद है उसके लिए। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात आता है कि अगर आप चयनित हो जाते हो तो वहां पर मेरिट बेस में ही आपकी नियुक्ति की जाती है, जो हर बार होती है, उसमें कोई नया बात नहीं है। लेकिन शासन सचिवालय के लिए शीघ्र लिपि के कुल पदों में विभागीय अनुसार 50% पद शासन सचिवालय के कार्यरत लिपिक ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए आरक्षित होंगे। ध्यान रखना 50% यहां पर आपकी सीटें चली जाएगी। जो शासन सचिवालय के कार्यरत जितने भी लिपिक ग्रेड फर्स्ट और सेकंड है, अगर वो फॉर्म भरते हैं तो उनके लिए ये पोस्ट चली जाएगी। जो महिला है, भूतपूर्व सैनिक है या अच्छे खिलाड़ी हैं, है ना, दिव्यांग है, उनके लिए तो वो सेमी रूल रहेगा, जिसमें आपको आरक्षण के हिसाब से आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे की बात यह है कि अगर वैकेंसी बढ़ती घटती है तो वो उनके ऊपर ही रहेगा। आगे की बात करते हैं, इसमें आपको यह बताया जाता है कि अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, या फिर आप अन्य पिछड़ा या अति पिछड़ा किसी में भी आते हैं तो आपको नियम अनुसार आपको आरक्षण जरूर मिलेगा। उसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बोला है कि अगर आपके जगह अगर खाली है, अगर वहाँ पे स्टूडेंट नहीं आ जाते हैं तो 3 साल के लिए उसको रिजर्व रखा जाएगा, लेकिन उसके बाद में उसको नॉर्मल तरीके से वापस अप्लाई करने के लिए दिया जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ों को। उसके अलावा यहाँ पर दिया गया है कि राजस्थान के आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के आरक्षित क्षेत्र के लिए अगर कोई बंदा वहां पर आ नहीं पाता, कोई भी कैंडिडेट नहीं होता है, तो इन पदों को नियम अनुसार सामान्य प्रकार से उसको भरा जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना 3 साल की अग्रगणित किया जाएगा, लेकिन 3 साल के बाद में
वहां पे नॉर्मल जो प्रोसेस होता है उसके हिसाब से सीटें भरी जाएगी, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं महिलाओं के लिए जो भी है उसमें 30% कैटेगरी वाइज, ध्यान रखना 30% का यहां पर उनका आरक्षण होगा, ओके। और जो भी महिला यहां पर जो भी महिला अगर विधवा है या परित्यज्या है उनके लिए इसी में से आपको जो है पोस्ट मिलेगी, ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों जो महिलाएं हैं उनको ध्यान रखना है कि अगर वो नॉन क्रिमिनल हैं, अगर कोई भी अन्य पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग से आती हैं, तो ध्यान रखना पति के नाम से आय और आधार पर कोई भी प्रमाण पत्र जारी मान्य नहीं होगा। जो आय के आधार पर अगर आप प्रमाण पत्र जारी करते हो पति के नाम से नहीं होगा, वो होगा पिता के नाम से, और वो सारे के सारे जो हैं आपके फॉर्मेट माने जाएंगे, ध्यान रखिएगा। महिलाएं तो आरक्षित दर्शाए गए पदों में जो नियम अनुसार है वहां 8% पद विधवा के लिए, 2% परित्यज्या के लिए यहां पर फिक्स किया गया है, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर यहां पर विधवा यहां पर नहीं हो पाती, अगर इतने पोस्ट विधवा के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते कैंडिडेट, तो वहां पर फिर परित्यज्या को वो पोस्ट दे दी जाएगी। आगे बात करते हैं उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए, वही होगा कि जैसे वो पहले से रूल था वही सेम है। यहां पर ध्यान रखना कुल रिक्तियों का 2% यहां पर उनको दे ही होगा, ठीक है। आप अपने जो है अनुसूचित जैसे आपने पिछड़ा या कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है जाति प्रमाण पत्र के रिलेटेड, वो आप तैयार रखिएगा। फिर वेतनमान की बात करें तो लेवल 10 के हिसाब से यहाँ पर आपको पेमेंट मिलेगा। उसके अलावा अगर आपको ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो ट्रेनिंग में भी जैसे आप पास हो जाते हो, आपका रिटर्न हो जाता है, फिर आपको ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें पेमेंट तो मिलेगा ही। फिर आपको प्रोबेशनल पीरियड के लिए रखा जाएगा 2 साल के लिए, ध्यान रखना 2 वर्ष के लिए प्रोबेशनल पीरियड पे रखा जाएगा, है ना। 2 साल अगर आप प्रोबेशनल पीरियड पर चले जाते हो तो आप फिर रेगुलर हो जाएंगे, तो आपका पेमेंट भी बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा इन चीजों को। एजुकेशन एबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो सीनियर सेकेंडरी आपकी हो जानी चाहिए किसी भी बोर्ड से, या उसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा आप लोग जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा, जिसमें ओ लेवल या हायर लेवल सर्टिफिकेट जो डोएक के द्वारा दिया जाता है, उससे अगर आपका हो जाए तो बढ़िया है। दिल्ली की एक होती है NIELIT, उसका एक सर्टिफिकेट है, अगर वो हो जाए तो वो बहुत बढ़िया है। या फिर आपके पास कोपा होना चाहिए, या DPCS होना चाहिए, या फिर आपके पास डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस, या कंप्यूटर साइंस से आपने कुछ भी कर रखा हो वो लीगल होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी में अगर आप पढ़े हो और उसमें आपने जो कंप्यूटर साइंस लिया है अगर वो आपके सब्जेक्ट हैं तो भी आप एप्लीकेंट हो। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने बोला पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से आपने इंजीनियर की या कंप्यूटर साइंस किया है तो आप एलिजिबल हो। RSCIT सबके लिए कॉमन है, वो आप लोग फॉर्म भर सकते हो, जो वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी से मान्य होना चाहिए। और अगर उसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा योजना चलाई जा रही है जिसमें आपका सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट का, लेकिन वो राजस्थान गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आना चाहिए, उस रूल के अकॉर्डिंग आना चाहिए, तभी आप उसमें मान्य होंगे। अगर कोई भी दिक्कत हुई तो फिर आप लोग रिजेक्ट भी हो सकते हो, इसका भी ध्यान रखना। और देवनागरी लिपि हिंदी में कार्य करने का आपको समझ होना चाहिए और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट जो नोट है उसको समझ लीजिएगा। आवेदकों को शीघ्र लिपि निजी सहायक ग्रेड 2 के पद पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता परीक्षा फेज 2 की हिंदी अंग्रेजी की श्रुति लेख या टंकण परीक्षा की अंतिम तिथि से पूर्व अर्जित करना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो ध्यान रखना आपके एग्जाम हो जाते जब सेकंड फेज स्टार्ट होगा उससे पहले आपके पास ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें डेट देखी जाएगी, अगर आप एलिजिबल हो तो बढ़िया है, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं अन्य योग्यता। आप जानते हैं स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, चरित्र बढ़िया होना चाहिए ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो। आयु की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आयु क्या होगी, जैसे मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर काफी लोग कहते हैं छूट होगी कि नहीं होगी, तो पहली बात है कि 1/1/2025 तक आप लोग 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेनी चाहिए, या फिर आप 40 साल से ज्यादा उम्र के नहीं होने चाहिए। और अधीनस्थ बोर्ड ने यह भी कहा है कि कोई ऐसी वैकेंसी हुई है जिसमें आपकी सीधी भर्ती में आप एलिजिबल हुए लेकिन वो सीधी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है, उसके लिए आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके अलावा उन्होंने बोला है कि 2018 की जो वैकेंसी आई थी तो 1/1/2019 का हिसाब से उसको माना गया था, लेकिन उसके लिए 3 साल की देय छूट होगी, लेकिन उससे ज्यादा उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, उन्होंने क्लियर कर दिया है।
अब आप बोलेंगे कि सर हमारे अलग अलग वर्ग के जितने भी हैं उनको क्या क्या परसेंटेज मिलेगा, तो ध्यान रखना अनुसूची जाति, अनुसूची जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। उसके अलावा जो अन्य महिलाएं आती है, अनुसूची जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, उनके लिए अगर वो राजस्थान की मूल निवासी हैं तो उनके लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। आगे की बात करते हैं कि अब इसका एग्जाम किस तरह का होगा। पैटर्न थोड़ा सा समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कर सकते हो तभी फॉर्म भरना, वरना नहीं। इसमें ध्यान रखना 2 तरह के एग्जाम होंगे। एक तो होगा फर्स्ट फेज। अब इस फर्स्ट फेज में ये होगा कि 2 पेपर होंगे 3-3 घंटे के। पहले 3 घंटे हो जाएगा, फिर उसके बाद में थोड़ा सा 2 घंटे का रेस्ट, फिर वापस 3 घंटे का एग्जाम होगा। तो पहला जो पेपर होगा ध्यान रखना वो होगा सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, उसके अलावा राजस्थान का सामान्य ज्ञान। ये दोनों पेपर एक में ही आएंगे, दोनों 50-50 अंक के होंगे, ध्यान रखना। उसमें 3 घंटे आपको दिए जाएंगे पहले पेपर के लिए। उसके जस्ट उसका दूसरा पेपर होगा सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, उसके लिए 3 घंटे दिए जाएंगे और 100 नंबर यहां पर कवर किया जाएगा। यानी कि टोटल मिला के पहला पेपर जो आपका होगा वो 200 नंबर का, सॉरी फर्स्ट फेज होगा वो 200 नंबर का होगा। जब ये आप क्लियर कर लेंगे फिर आप लोगों को परसेंटेज के हिसाब से बुलाया जाएगा। जो हाई लेवल पर होंगे, हाई मेरिट पर होंगे, उनको बुलाया जाएगा। उसके बाद में आपको दूसरे पेपर के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि सेकंड चरण के लिए, सेकंड फेज के लिए बुलाया जाएगा। अब इस सेकंड फेज में 2 तरह के पेपर होंगे, उसमें आपको एक ऑप्शन चुनना होगा, या तो हिंदी या इंग्लिश। अगर आप अंग्रेजी में इसको चुनते हैं अंशुलिपि को, तो ध्यान रखना 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से श्रुतिलेख होगा और आपको टाइम कितना दिया जाएगा, 10 मिनट का। उसके अलावा आपको कंप्यूटर पर उसी अंग्रेजी को प्रतिलेपन करना होगा या टाइप करना होगा, जिसके लिए आपको 60 मिनट दिया जाएगा और नंबर दिए जाएंगे 100। अगर आपने सही कर लिया तो बहुत बढ़िया। अगर आप हिंदी से हैं तो ध्यान रखना 100 शब्द तो यहां पे दिए जाएंगे श्रुतिलेख के लिए, उसके लिए 10 मिनट है। लेकिन अगर आप उस गद्यांश को कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हो या आप उस प्रतिलेख में लिख रहे हो तो 70 मिनट दिए जाएंगे और टोटल मिला के यहां पर आपको 100 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में यहां पर बोला है कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम में आप एटीएम डेबिट के किसी भी अकॉर्डिंग आप पैसा जमा करा सकते हो। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का अलग अलग पेमेंट है, उसका भी आप ध्यान रखना। ओके, अब इन्होंने बोला है कि आप ध्यान रखना इस डेट को 29/2/2024 से लगाकर 29/3/2024 के रात तक आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन काफी बार लास्ट टाइम में लास्ट के 7 दिन आपकी वेबसाइट बहुत जाम हो जाती है, उससे पहले आप फॉर्म भर लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो आप लोग फॉर्म जल्दी से भर लेना, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। आगे की बात करेंगी तो ये ऑफलाइन एग्जाम होगा, ध्यान रखना OMR बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, आप लोग याद रखना नीली पेन का ट्रांसपेरेंट जो पेन होता है वो साथ में लेकर ही जाना होगा और वहां पर आपको गोले भरने होंगे। आगे एक बात करते हैं, अब ऑनलाइन जो संशोधन है वो कैसा होगा। देखिए, पहली बात है आपको गलती करनी नहीं है। अगर आपसे गलती हो जाए बाय मिस्टेक या किसी से गलती हो जाए जिसने आपने फॉर्म भरा है, तो एक बार उसको फॉर्म भरने के बाद जरूर देखना, अच्छी तरीके से देखना ना, 5 मिनट लगेंगे, एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे। लेकिन आपसे गलती हो जाती है किसी तरीके की, तो ध्यान रखना अगर आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किया है तो उसमें समझने की बात है कि अगर आपने OTR के तहत आपने अगर अपना पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग परिवर्तन वगैरह सब कुछ किया है, वो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर आप आधार कार्ड में गड़बड़ है तो आधार कार्ड सही कराइए, फिर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में वो सेम चीजें आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में आपके पास OTP आएगा और वो सारी चीजें चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना। उसके बाद में आपको फेच करना है, फेच करने से आपका जो फॉर्म है वो लगभग आधा क्लियर हो जाएगा। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात बोली है कि अगर अभ्यर्थी को OTR यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में आरक्षण श्रेणी, दिव्यांगजन श्रेणी या मूल निवासी में वांछित संशोधन करने की अनुमति तो दी जाएगी, लेकिन अभ्यर्थी को संशोधन के उपरांत ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना होगा। पहले आप सोच समझ कर अपना फॉर्म भरिएगा, उसके बाद में अगर आपको दिक्कत आएगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यदि अभ्यर्थी भर्ती का ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर चुका है तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अवधि के दौरान भी उसे स्वयं के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग में परिवर्तन की कोई अनुमति नहीं होगी। अगर आपका देखिए संशोधन का टाइम आ जाता है, अगर आप नाम कुछ भी चेंज करवा सकते हो, लेकिन ये कुछ पॉइंट हैं वो आप चेंज नहीं करा सकते, जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग ये किसी भी हालत में चेंज नहीं होंगे। तो उसको साफ साफ शब्दों में यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद में
उन्होंने बोला है कि अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट है उसमें थोड़ी दिक्कत है तो फिर आप लोग जो संशोधन कर सकते हो। लेकिन इन्होंने एक और चीज बोली है, ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का अगर पता चल जाता है तो ऑनलाइन आवेदन में फोटो, हस्ताक्षर उन सूचनाओं में परिवर्तन नहीं कर पाएगा जो ओटीआर के समय दर्ज किया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आप जो जो फोटोज वगैरह डाली हैं, जो चीजें डाली हैं, वो ही आपके काम आएगी, ध्यान रखना, पहले ही बता देता हूं। आगे बात करते हैं, ये पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर आपकी कोई भी गड़बड़ी है उनके अलावा, तो अगर आपका लास्ट जो डेट आता है आपका एप्लीकेशन का, उसके 7 दिन के भीतर भीतर आपको निर्धारित शुल्क 300 रुपये देना होगा, फिर आप ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हो। और उसमें ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी फोटो, हस्ताक्षर और उन सूचनाओं को परिवर्तन नहीं कर पाएगा जो ओटीआर के समय दर्ज किया गया है, ध्यान रखना। और इन्होंने ये बोला है कि अंतिम तिथि के 7 दिन के अंदर अंदर आप उसको आप रिसोल्व कर सकते हो, ध्यान रखना। इसमें उन्होंने एक और बात बताई है कि इसके पश्चात देखिए यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी एजुकेशनल आपकी एबिलिटी है, जैसे बोर्ड का कोई नाम हो गया, अगर वो गलत लिख दिया, रोल नंबर, उत्तीर्ण वर्ष, ये कोई दिक्कत हुई, उसके बाद में आप संशोधन नहीं कर सकते, ध्यान रखना। अब यहां पर उन्होंने और बोला है कि अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अगर एक बार में आपने अनुमति मिल जाएगी, लेकिन बार बार अनुमति नहीं मिलेगी, एक बार ही आप क्लियर कर सकते हो, उसके बाद में आप उसको चेंजेस नहीं कर सकते। और इस पेज को आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है ताकि आप लोगों को कोई गड़बड़ी नहीं हो। अगर आपके हो गई है तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। अब यहां पर यह आएगा कि अगर आप इस चीज को भूल गए हो कि लास्ट डेट भी चली गई है और संशोधन वाला पीरियड भी चला गया है, तो फिर आप क्या कर सकते हो। तो उसके लिए बोर्ड ने बोला है कि यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि रह जाती है और किसी कारणवश 7 दिन के अंदर अंदर का फॉर्म नहीं भर सकता या आवेदन में संशोधन नहीं कर सकता, तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि हम लोग एक और लास्ट परमिशन देंगे। वो क्या होगा कि जब आपका एग्जाम हो जाएगा, यहाँ कहीं दिया होगा, है ना, तो उसके लिए वहां पर आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा, तो उसमें भी आपको 300 रुपये लिया जाएगा। यहां पर दिया है अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन के पश्चात ऑनलाइन त्रुटि संशोधन होते उसके हेतु एक निश्चित समय दिया जाएगा। यानी जब आपका फर्स्ट फेज हो जाएगा उसके बाद में आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, उसमें आप अपना फॉर्म में चेंजेस कर सकते हो। और उसके बाद में आप कोई भी अगर चेंजेस नहीं कर पाए तो आपकी ही गलती होगी, फिर बोर्ड उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो आप लोग जो है एसएसओ पोर्टल पर ही ये सारी चीजें कर सकते हो। और उसमें अगर आपको 7 दिन के अंदर कुछ भी चेंजेस करना है तो माय रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना है, वहां पे विड्रॉ बटन के द्वारा आपको काफी कुछ चीजें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि श्रुति लेखन की सुविधाएं दी जाएगी, ध्यान रखना। जो नेत्रहीन या जिनको भी दिक्कत है उनके लिए यहाँ पर ये चीजें अवेलेबल रहेगी। अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र की बात करें तो ध्यान रखना, जिसके भी अनुसूचित जनजाति जाति में है, ओबीसी में, उनका थोड़ा सा क्लियर कर लेना कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जारी किए गए प्रमाण पत्रों की अवधि सिर्फ जीवन पर्यंत होती है, यानी कि आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ओबीसी के लिए संबंधित प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रिमिनल अगर आप नहीं होने हैं, अगर आप नहीं होते हैं तो उसके लिए 3 वर्ष की अवधि में विधिवत सम्मत शपथ पत्र के अकॉर्डिंग आपके लिए उसको मान्यता दे दी जाती है। क्रिमिलियर में नहीं होने के संबंधित प्रमाण पत्र में उन्होंने बोला है 1 वर्ष के लिए वो मान्य होगा, और एक बार क्रिमिलियर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर अभ्यर्थी आगामी परीक्षा क्रिमिलियर में नहीं है तो उस स्थिति में सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को मान लिया जाएगा, जो 3 साल की अवधि का होना चाहिए। यानी कि आज से 3 साल पहले का हो गया है और आपसे वहां पर साइन करवा दिया जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट सेट है। और अगर आपका 1 साल पहले से ही बना हुआ है तो बहुत बढ़िया है, और अभी आपने कभी बनाया ही नहीं है तो आप टाइम पे उसको बना लीजिएगा, ध्यान रखना। यहां पर एक और रूल दिया गया है कि अगर आप इस रूल के अकॉर्डिंग अति पिछड़ा वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग में लाभदेय होगा, वो भी 21/9/2019 के अकॉर्डिंग, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, इसमें यह बोला है कि बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम लिया जाएगा आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी। इसमें देखिएगा 2 चरण होंगे, फर्स्ट चरण और सेकंड चरण। फर्स्ट चरण आपके वास्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। उसके अलावा जितने भी लोग यहाँ पर फर्स्ट फेज में क्लियर हो जाते हैं तो सेकंड बेच के लिए आपको टाइपिंग के लिए आपको कीबोर्ड दिया जाएगा, और सारी चीजें वहां पर बोर्ड के द्वारा ही उपलब्ध करवाई जाएगी, आपको कुछ भी अलग लेके जाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा इन्होंने एक लाइन यहाँ पर डाली है कि बेंचमार्क नियोग्यता वाले व्यक्तियों के लिए जो इनको कोई दिक्कत है उसको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। जब आप लोग क्या करेंगे, प्रतिलेखन या टंकन करेंगे, उनके लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा।
अब ये जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला है कि जो सेकंड चरण में अगर आप पास हो जाते हो, यानी उन्होंने बोला है कि 15 गुना हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है। तो अब उसमें अगर आप पास हो जाते हो, लेकिन होंगे कैसे, आप न्यूनतम 40% लाना पड़ेगा प्रत्येक प्रश्न पत्र में। 2 प्रश्न पत्र आएंगे ना पहले चरण में, 2 क्वेश्चन पेपर आएंगे, उसमें 40% आपको मार्क करना ही पड़ेगा। उसके बाद में आप सेकंड फेज में चले जाएंगे। उसके बाद में ये बहुत सारे अलग अलग रूल्स हैं। अगर आपका वहां पर अगर इतने स्टूडेंट नहीं गए तो उसके लिए क्या क्या रूल है वो आपके लिए नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखें, आप 15 गुना में अगर आप अच्छे से मेरिट लेके आओ तो 15 गुना का भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में ये बात करता है कि अगर यहाँ पर कोई भी बोर्ड सिफारिश नहीं करेगा किसी भी स्टूडेंट का जो शीघ्र लिपि और निजी सहायक क्षेत्र ग्रेड सेकंड के पद के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के चरण सेकंड में वैकल्पिक प्रश्न पत्र में 20% से अधिक अगर उसने गलती करी है, भूल करी है, तो वो कोई भी उसमें मान्य नहीं होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उनको थोड़ा सा 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, ध्यान रखना। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा समझ लेना एग्जाम से पहले, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। देखिए पहले क्या होता था कि जब आपके ओएमआर शीट में 4 ऑप्शन आते थे, अब यहां पर 5वां ऑप्शन भी आएगा, वो इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए यहां पर देखिए ABCDE इस तरह के 5 विकल्प आएंगे और आपको नीले बॉल पेन से इनको गहरा करना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें यह होगा कि अगर आपके पास यहां पर 1 2 3 4 और 5 यहां ऑप्शन है, आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा अगर इसमें से कोई भी आपको ऑप्शन आता है तो आप वहां पर टिक कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी आंसर नहीं आता है तो आप इस 5वें नंबर पर आपको क्लिक करना ही पड़ेगा। अगर इन चारों में से कुछ भी नहीं आता तो 5 नंबर पर पॉइंट पे अगर आपने क्लिक नहीं किया है तो आपको 1/3 का घाटा हो सकता है, यानी कि 1.3 नंबर जो है काट लिए जाएंगे अगर इसमें आपने गोला नहीं किया है। तो अगर आप इनमें से कुछ नहीं आता तो 5वें पे गोला करना है और खाली छोड़ दिया तो 1/3 का नुकसान होगा ही होगा। अब पेपर इस तरह से होगा, ध्यान रखना। देखिए मैक्सिमम मार्क कितना है, सॉरी, अब मैक्सिमम मार्किंग कितनी है, 100 की है। नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 150। उसके अलावा 3 घंटे दिए जाएंगे और ऑल क्वेश्चन कैरी आपको इक्वल ही मार्क मिलेंगे। नो नेगेटिव मार्किंग है, इसमें आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई गलती की तो फिर आपको दिक्कत होगी। वो गलती क्या है कि आपने अगर कोई ऑप्शन नहीं भरा तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको चारों में से कोई नहीं आता तो 5वें पे आपको जरूर ही क्लिक करना है। सेकंड फेज में इन्होंने बोला है कि मैक्सिमम मार्क 100 का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 दिए जाएंगे, जिसमें 75 क्वेश्चन आपका हिंदी का होगा और 75 क्वेश्चन आपका इंग्लिश में होगा। और इसके लिए भी आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, ध्यान रखना। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये कौन सा है, फेज फर्स्ट है, ध्यान रखना, चरण फर्स्ट है, ठीक है। इस चरण फर्स्ट में ये सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में आपको जरूर बताना है कि क्या क्या दिक्कत है। उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा ताकि आपको ये पूरा नोटिफिकेशन वहां पर मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और अगर ऐसी नोटिफिकेशन चाहिए तो इस चैनल को बने रहना और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच।